बीए पार्ट फर्स्ट के इस क्लास में आपका वेलकम करती हूँ। हम पढ़ रहे थे सोशल ग्रुप्स, सामाजिक समूह के बारे में हमने पिछली बार बात की थी, जिसमें हमने सामाजिक समूह क्या होते हैं, सामाजिक समूह की क्या विशेषताएं होती है, और आज मैं जो नया टॉपिक लेकर आई हूँ वो है हमारा सामाजिक समूह के प्रकार। कि समूह जो हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, किस किस आधार पे हम अलग अलग भागों में इन्हें बांटते हैं। तो जैसे आप बोर्ड पे चार्ट देख रहे हैं कि ये जो सामाजिक समूह होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। जब हम समाज में बात करते हैं, जब हमने पिछली क्लास में बात करी थी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर समान उद्देश्यों के लिए हम की भावना के साथ जब समूह का निर्माण करते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, सामाजिक समूह कहते हैं। अब ये सामाजिक समूह जब हम समाज में बात करते हैं तो सारे समूह एक जैसे नहीं होते हैं, या सारे समूहों का निर्माण जो है एक ही आधार पर नहीं होता है। हमारे आवश्यकताएं हैं बहुत सारी, हम अलग अलग लोगों से समाज में अलग अलग सदस्यों के साथ अलग अलग प्रकार के सामाजिक संबंधों का निर्माण करते हैं। हमारे जो है प्रकार्य होते हैं अलग अलग, तो विभिन्न आधार होते हैं जिस आधार पर हम समाज में अलग अलग समूहों को अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार से बांट सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं और उसकी जो है विभिन्न प्रकारों की हम जो है बात करते हैं। तो आज मैं जो शुरू कर रही हूँ वो ही हमारे यही है, समूह का वर्गीकरण या सामाजिक समूह के प्रकार या समूह के प्रकार, वर्गीकरण के आधार और प्रकार। जिसमें मैंने सबसे पहले जो लिया है वो है सदस्य संख्या के आधार पर। जो मेरा सबसे पहला है वो है सदस्य संख्या के आधार पर। तो सदस्य संख्या के आधार पर हमें जो है छोटे और बड़े समूह देखने को मिलते हैं। छोटे समूह और बड़े समूह हमें जो हैं देखने को मिलते हैं। जैसे नाम से पता चल रहा है, सदस्य संख्या, जहाँ सदस्यों की संख्या जो है कम होगी, यहाँ पर जो है सदस्य संख्या जो है कम होगी, और बड़े समूह जहाँ सदस्य संख्या जो है ज़्यादा होगी। तो जहाँ सदस्य संख्या ज़्यादा होगी वहाँ लोगों में या जो सदस्य होते हैं उनमें जो सामाजिक संबंध है उनमें घनिष्ठता कम होती है। जो छोटे समूह हैं यहाँ सदस्य बहुत कम होते हैं। और जैसे मैं परिवार का एक उदाहरण लूँ तो ये एक हमारा छोटा जो है सदस्य संख्या के आधार पे छोटा समूह है। मैकआइवर पेज ने प्रांत, राष्ट्र, राज्य, इनको जो है बड़ा बड़ा समूह माना है कि यहाँ सदस्य संख्या जो है बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ पे जो रिलेशंस होते हैं, जो सामाजिक संबंध होते हैं स्टूडेंट्स, वो उतने घनिष्ठ नहीं होते जितने कि छोटे समूहों में। तो ये हमने सदस्य जो है संख्या के आधार पे बात करिए, तो जहाँ सदस्यों की संख्या कम होगी वो हमारे छोटे समूह, और जहाँ सदस्यों की संख्या ज़्यादा होगी वो हमारे बड़े समूह। तो छोटे समूह और बड़े समूह सदस्य संख्या के आधार पर हम देख सकते हैं। तो ये हमने सबसे पहला पढ़ा सदस्य संख्या के आधार पर। अब मेरा जो दूसरा है वो है औपचारिकता के आधार पर। जो हम सेकंड बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है औपचारिकता के आधार पर। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, औपचारिक समूह, और सेकंड मेरा जो है वो है अनौपचारिक समूह। अब औपचारिकता के आधार पर हम जो है इसे दो भागों में बांट रहे हैं, औपचारिक सामाजिक समूह या औपचारिक समूह और अनौपचारिक समूह। अब यहाँ हम बात करते हैं औपचारिकता। औपचारिकता का मतलब होता है बच्चों कि जहाँ हम बहुत सारे नियमों को लागू करते हैं, सामाजिक संबंध जो बनते हैं उन नियम, अधिकार और कर्तव्यों से जुड़े हुए होते हैं, या जो भी सदस्य होते हैं वो विभिन्न प्रकार के औपचारिक नियमों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, औपचारिकता के आधार पर। कि औपचारिक जो समूह होते हैं, जैसे मैंने कहा औपचारिक जो समूह होते हैं उनकी स्थापना जो है कुछ
कुछ नियमों के फलस्वरूप होती है, या औपचारिक समूह के जो सदस्य होते हैं उनको हमेशा नियमों का पालन जो है वो करना पड़ता है, और इन समूहों की जो स्थापना है वो भी विशेष प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होती है, और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है उन सदस्यों को विभिन्न प्रकार के नियमों का, विभिन्न प्रकार के जो कानून बनाए जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ औपचारिकता की बात करें तो सदस्यों के लिए नियम होते हैं और कानून बनाए जाते हैं, और उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन नियमों का जो है उन्हें पालन करना पड़ता है, या मैं कह सकती हूँ कि औपचारिकताओं को जो है पूरा करना पड़ता है। और विधान और नियमों के द्वारा विभिन्न प्रकार के विधान होते हैं और नियम होते हैं जिनके द्वारा औपचारिक समूह के जो सदस्य होते हैं उन पर नियंत्रण रखा जाता है। यहाँ ये जो समूह होते हैं, औपचारिक जो समूह होते हैं, यहाँ इनमें जो है ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आत्मीयता, हमें ये आत्मीयता पाई ही नहीं जाती, यहाँ पर हमें आत्मीयता देखने को नहीं मिलती है। लोग जो सामाजिक संबंध एक दूसरे से रखते हैं वो इसी कारण रखते हैं कि वहाँ पर जो है किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के कारण वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे अगर मैं इसका उदाहरण दूँ तो जैसे हमारे राजनीतिक दल हैं, ट्रेड यूनियंस है जिसको हम बोलते हैं, श्रम जो हैं संगठन हैं, ये जो हैं इनको हम जो हैं कह सकते हैं कि औपचारिक जो हैं समूह के उदाहरण हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ विभिन्न प्रकार के उद्देश्य हैं अलग अलग औपचारिक समूहों के, और औपचारिक समूह में औपचारिकताओं को पूर्ण रूप से ध्यान में रखा जा रहा है। वो औपचारिकताएं नियम हो सकते हैं, कानून हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार की जो हैं नियमों का पालन इन समूह के सदस्यों को करना पड़ता है। और ये भी होता है कि जो लोग या जो सदस्य इन नियमों का पालन नहीं करते हैं या इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनके लिए दंड की व्यवस्था भी होती है। तो ये मैंने इसके दो उदाहरण आपको दिए, राजनीतिक दल है, श्रम संगठन है, और भी कई जो हैं औपचारिक समूह के हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं। सेकंड जो है मेरा स्टूडेंट्स वो है अनौपचारिक समूह। ठीक इससे विपरीत हो जाएगा। जब हमने औपचारिक की बात करी, औपचारिकताएं, नियम, कानून, विधान, अब हम जब अनौपचारिक समूह की बात करते हैं तो इससे ठीक विपरीत होते हैं। अनौपचारिक समूह जो हैं यहाँ हमें लोगों में बहुत ज़्यादा जो है घनिष्ठता देखने को मिलेगी, आत्मीयता देखने को मिलेगी। यहाँ लोग हम की भावना एक दूसरे के प्रति रखते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के कानून नहीं होते कि ऐसा नहीं कि बहुत सारे जो हैं कानून जो हैं बनाए जाते हों। यहाँ लोग एक दूसरे से लगाव रखते हैं और अनौपचारिक रूप से सदस्यों पर नियंत्रण रखा जाता है। जैसे अगर मैं इसका उदाहरण दूँ तो परिवार जो है वो अनौपचारिक समूह का एक उदाहरण है, जहाँ सदस्य जो हैं एक दूसरे के प्रति लगाव रखते हैं और अपने सदस्यों पर, या हमारा जो परिवार का मुखिया है वो अपने सदस्यों पर जब नियंत्रण रखता है तो वो किसी कानून को लागू नहीं करता है। छोटे छोटे नियमों के द्वारा इस समूह के सदस्य जो हैं अपने सदस्यों पर नियंत्रण रखते हैं। अभी जब हम बाद में पढ़ेंगे सामाजिक संबंधों के आधार पर प्राथमिक और दैतिक समूह, जो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो अनौपचारिक समूह जो हैं प्राथमिक समूह के ही समान है और औपचारिक जो समूह है वो दैतिक समूह के समान है। तो यहाँ जो हम अनौपचारिक समूह की, जिसमें मैंने कहा कि हम परिवार का उदाहरण ले सकते हैं, तो यहाँ किसी भी प्रकार की हमें औपचारिकताएं देखने को नहीं मिल रही है। नियम और कानून जो हैं, जो कानून का मतलब यहाँ है कि परिवार या उस प्राथमिक समूह के बनाए गए छोटे छोटे नियम जिसकी पालना सदस्य स्वेच्छा से करता है और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखता है। तो ये हमारा हो गया औपचारिकता के आधार पे। अब हमारा है तीसरा जो मैंने लिया है वो है स्थायित्व के आधार पर। सामाजिक समूह का जो तीसरा प्रकार मैंने लिया है स्टूडेंट्स, स्थायित्व के आधार पे। स्थायित्व के आधार पे भी हम जो हैं अलग अलग सामाजिक समूह को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। कुछ जो सामाजिक समूह होते हैं वो स्थायी होते हैं और कुछ जो सामाजिक समूह होते हैं वो अस्थायी होते हैं।
जहाँ हमें स्थायित्व देखने को मिलता है हम उन्हें स्थायी समूह कहते हैं। दो भागों में, इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, स्थायी और अस्थायी। यहाँ स्थायी और ये अस्थायी कि हमें स्थायित्व के आधार पे भी दो प्रकार के जो हैं समूह देखने को मिलते हैं, स्थायी समूह और अस्थायी समूह। अब स्थायी समूह में हम किसे जोड़ेंगे कि जहाँ पर हमें कुछ ऐसे कह सकते हैं समूह होते हैं जो सार्वभौमिक होते हैं। जैसे अगर हम बात करें परिवार है, नातेदारी समूह है, तो ये हमें सार्वभौमिक रूप से सभी जगह देखने को मिलते हैं, इनका स्थायित्व हमें हर जगह देखने को मिलता है। और अस्थायी जो समूह होते हैं कि हमारा उद्देश्य पूरा हुआ या उन सदस्यों का स्थायित्व जो है उद्देश्य पूरा हुआ और वो समूह जो है उसका स्थायित्व खत्म हो गया। तो जिनमें हमें स्थायित्व देखने को नहीं मिलता है या वो अब किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर जो हैं बनते हैं और जैसे ही वो उद्देश्य पूरा हो जाता है वो समूह समाप्त हो जाते हैं, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, अस्थायी समूह। तो जहाँ स्थायित्व पाया जाएगा स्थायी समूह, और जहाँ स्थायित्व नहीं पाया जाएगा या एक विशेष समय के लिए जो है हम देख सकते हैं कि वो समूह बना और उद्देश्य पूरा हुआ और वो समूह जो है वो समाप्त हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, अस्थायी समूह। अब मेरा नेक्स्ट जो है, मैंने फोर्थ जो लिया है वो है हम की भावना के आधार पर, कि हम की भावना के आधार पे भी हम जो हैं अलग अलग भागों में बांट सकते हैं समूह को। अगर हम की भावना के आधार पे मैं बात करूं तो हमें दो प्रकार के समूह देखने को मिलते हैं, अंतः समूह और बाह्य समूह। इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, अंतः समूह और बाह्य समूह। अंतः समूह और बाह्य समूह। अंतः समूह का मतलब होता है हमारा हम की भावना के आधार पे ऐसा समूह जिसके प्रति हम क्या रख रहे हैं, लगाव रख रहे हैं, हम की भावना रखते हैं, उससे हमारा बहुत ज़्यादा जो अटैचमेंट है और हम जो हैं उस समूह के हित के बारे में सोचते हैं। यहाँ हमें अपने ही जो है समूह के सदस्यों में एकता दिखाई देती है, तो हम उसे अंतः समूह कहते हैं। दूसरा है बाह्य समूह, जो अंतः समूह से अलग है, या ऐसे कह सकते हैं कि अंतः समूह जो है उससे विपरीत होता है, कि यहाँ जो है हम बाह्य जो समूह है उसके प्रति हम की भावना नहीं रखते, इसके प्रति हमारा जो है द्वेष भी हो सकता है, या हम इससे हम की भावना नहीं रखते हैं और ये हमारे समूह से अलग होता है, तो हम इसको वे समूह भी कहते हैं कि हमारे समूह से अलग है, चाहे उसकी संस्कृति अलग है, चाहे उसके प्रतिमान अलग हैं, या हमारे उद्देश्य उससे अलग हैं। तो जब वे समूह जिसके प्रति हम यूनिटी रखते हैं, हम की भावना रखते हैं, एकता रखते हैं, जैसे हम कहते हैं हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत, अंतः समूह। और बाह्य समूह जिसके प्रति हम की भावना नहीं रखते, कभी कभी हो सकता है हम द्वेष रखते हों, या ऐसा हो सकता है कि वो हम अपने समूह से अलग समझते हैं, बाह्य समूह, कि वे हमारे अंतः समूह से अलग है और हमारे जो विचार हैं उस समूह के सदस्यों से नहीं मिलते हैं, या किसी भी कारण से हम जो हैं वो समूह अलग मानते हैं। तो ये क्या हो गए, बाह्य समूह हमारा, अंतः समूह हम की भावना जिससे रखते हैं, अंतः समूह जिससे हम की भावना रखते हैं उसको हम बाह्य समूह और वे समूह भी कहते हैं, कि वो दूसरा समूह या वे समूह। तो हम की भावना के आधार पे दो प्रकार के हो गए। तो ये हमने चार पढ़े। अब मैंने जो पांचवा लिया है प्रकारात्मक आधार पर, सामाजिक समूह के जैसे अभी हमने बात करी कि बहुत सारे जो हैं आधार हमें देखने को मिलते हैं। तो प्रकार्य महत्व के आधार पर जब मैं बात करती हूँ तो बहुत सारे समूह हैं। प्रकार्य के आधार पर हम बहुत सारे समूह जो हैं समाज में देख सकते हैं। जैसे शिक्षा हमारी आवश्यकता है, तो हमें विभिन्न प्रकार की शिक्षण संस्थाएं, स्कूल है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, टेक्निकल कोर्स कराने वाली संस्थाएं हैं, मेडिकल कॉलेजेस है। तो ये
हमारी शिक्षा प्रकार्य महत्व, शिक्षा की आवश्यकता के आधार पे हमारे विभिन्न शैक्षणिक समूह, हमारे मनोरंजन संबंधी समूह, हमारे आर्थिक समूह, हमारे सामाजिक समूह, हमारे राजनैतिक समूह, हमारे धार्मिक जो है समूह, तो जिस प्रकार की हमारी आवश्यकता है और अलग अलग प्रकार के प्रकार्य महत्व के आधार पर कि मेरी धार्मिक आवश्यकता है, मैं जिस धर्म के सदस्य हूँ उससे संबंधित विभिन्न प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया करती हूँ, विभिन्न प्रकार के कर्मकांड करती हूँ, मंदिर जाती हूँ, तो वो मेरे क्या हो गया धार्मिक समूह। तो इस प्रकार से हमें प्रकार्य के आधार पर आर्थिक समूह, धार्मिक समूह, राजनैतिक समूह, मनोरंजन संबंधी समूह, कलात्मक समूह, सौंदर्यात्मक समूह, विभिन्न प्रकार के समूह हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो हम इन्हें क्या बोलते हैं कि प्रकार्य महत्व के आधार पर जो है विभिन्न प्रकार के समूह हमें समाज में देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट जो है मेरा वो है स्टूडेंट्स आकांक्षा के आधार पर संदर्भ समूह। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये छोटे क्वेश्चंस में भी आता है और बड़े बड़े एग्जाम्स में भी संदर्भ समूह के बारे में पूछा जाता है। तो आकांक्षा के आधार पर जो है समूह जो बनता है उसको हम बोलते हैं संदर्भ समूह। इसकी अवधारणा जो है मार्टन ने दी है। संदर्भ समूह जो है वो मार्टन ने समझाया है। आकांक्षा के आधार पर ऐसा समूह जिसके हम सदस्य नहीं हैं लेकिन हम उस समूह के सदस्य बनना चाहते हैं, ऐसा समूह जिसके हम सदस्य नहीं हैं और सदस्य बनने की इच्छा रखते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं संदर्भ समूह। कि मैं किसी समूह की सदस्य नहीं हूँ लेकिन उस समूह के सदस्य बनने की पूरी इच्छा मैं रखती हूँ क्योंकि वहाँ लोगों के गुण या उन लोगों की जो एक्टिविटीज़ है, उन लोगों की जो क्रियाएं हैं या उन लोगों के जो है नियम मुझे पसंद है, तो मैं उस सदस्य या उस समूह का सदस्य बनना चाहती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि संदर्भ समूह का निर्माण कई बार सापेक्षहीनता के कारण होता है। सापेक्षहीनता का मतलब है कि हम में हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि एक चपरासी है, वो अपने अधिकारी को देखता है ऑफिस में काम करते हुए और वो जिस तरह का बिहेव अपने चपरासी से करता है तो उसमें हीनता की भावना उत्पन्न होती है और वो अधिकारी बनना चाहता है। तो वो जो अधिकारी बनना चाहता है वो क्या कहलाएगा उसका कि वो उस समूह का सदस्य नहीं है लेकिन उस अधिकारी वर्ग या अधिकारी समूह की सदस्य बनने की पूरी इच्छा रखता है। अब वो उसका क्या कहलाएगा संदर्भ समूह। तो ऐसा कहा जाता है कि सापेक्षहीनता के कारण जो है भी संदर्भ समूह बनते हैं कि हम उस समूह के सदस्य नहीं। मान लीजिए एक कॉलेज है, एक महाविद्यालय है जहाँ एक प्रोफेसर राज्य में सुधार करना चाहता है, उसके लिए वो क्या करेगा एमएलए बनेगा क्योंकि वो उस व्याख्याता या प्रवक्ता पद पर होकर राज्य में कोई सुधार नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा विधानसभा का सदस्य बन जाएगा। तो उसको बनने के लिए उसकी जो आकांक्षा है वो जो एमएलए बनना उसकी जो इच्छा है वो उसका संदर्भ समूह कहलाएगा। तो ये जो संदर्भ समूह होता है कई बार सापेक्षहीनता और कई बार स्वेच्छा कि हमारी इच्छा है कि हम ये कार्य करना चाहते हैं तो हम उस समूह के सदस्य बन जाते हैं। तो संदर्भ समूह की जो अवधारणा है मार्टन ने दी, तो सापेक्षहीनता के कारण हमेशा जो है संदर्भ समूह सापेक्षहीनता के कारण बने आवश्यक नहीं है। कई बार हम उस समूह के सदस्य नहीं होते हैं लेकिन उस समूह के सदस्य बनने के लिए पूरा प्रयास करते हैं और वो हमारा क्या कहलाता है संदर्भ समूह। तो ये हमने 6th जो पढ़ा वो मेरा था संदर्भ समूह। अब हमारा इस चैप्टर का जो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे वो है हमारा सामाजिक संबंधों के आधार पर। सामाजिक संबंधों के आधार पर अगर मैं बात करूं तो हमें यहाँ पर जो है 3 प्रकार के जो हैं समूह देखने को मिलेंगे। प्राथमिक समूह, दैत्तिक समूह और अर्ध प्राथमिक समूह। प्राथमिक सामाजिक संबंध, मैंने पहले भी हमने बात करी थी कि अगर हम
समूह का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सामाजिक संबंधों का जो है निर्माण करना पड़ेगा। सामाजिक संबंधों के निर्माण के बिना हम जो है सामाजिक समूह नहीं बना सकते। तो यहाँ मुख्य रूप से जो है अगर हम बात करें कि सामाजिक संबंध, तो यहाँ हमें मूल रूप से सामाजिक संबंध जब हम देखते हैं तो उसी आधार पर हमें विभिन्न प्रकार के या ये 3 प्रकार के सामाजिक समूह देखने को मिलते हैं, जिसमें हम ये डिटेल में पढ़ेंगे। ये और ये जो प्राथमिक और जो दैतिक समूह है ये हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो सामाजिक संबंध ये मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता रही हूँ क्योंकि हम डिटेल में पढ़ेंगे। सामाजिक संबंध कि हमारे जिस प्रकार के सामाजिक संबंध होंगे सदस्यों के साथ, उसी प्रकार के जो हैं हमारे समूह देखने को मिलेंगे। तो सामाजिक संबंधों के आधार पे मैंने कहा प्राथमिक, दैतिक और अर्ध प्राथमिक। तो ये प्राथमिक जो समूह है वो प्रोफेसर चार्ल्स कूले ने दिए थे। चार्ल्स कूले ने दिए थे कि ऐसे समूह जो कि जिनमें सामाजिक संबंध बहुत घनिष्ठ होते हैं, शारीरिक निकटता होती है, यहाँ समूह के जो सदस्य होते हैं उनके जो उद्देश्य होते हैं वो समान होते हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हम की भावना रखते हैं। तो जब उन्होंने अध्ययन किया तो इस प्रकार जो है उन्होंने समूह देखे कि जो सदस्य हैं समूह के वो एक दूसरे से घनिष्ठता रखते हैं, एक दूसरे के प्रति लगाव रखते हैं, समान उद्देश्य होते हैं, निस्वार्थ जो है संबंध होते हैं, अधिकतर टाइम जो है एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं, एक दूसरे को अपना समय देते हैं। तो चार्ल्स कूले ने ऐसे समूह को क्या कहा, प्राथमिक समूह। अब इसके बाद प्राथमिक समूह की जब हम बात करते हैं तो ये अवधारणा चार्ल्स कूले ने दी। अब दूसरा ठीक इसके विपरीत है कि जिन समूह की उत्पत्ति या जो समूह किसी विशेष उद्देश्य के कारण बनते हैं, किसी स्वार्थ के कारण बनते हैं, जहाँ सदस्यों में हम की भावना नहीं होती है, लगाव नहीं होता या बहुत कम मात्रा में होता है, स्वार्थ के कारण होता है, शारीरिक घनिष्ठता कम होती है। यहाँ शारीरिक घनिष्ठता का मतलब है कि लोग एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक समय रहते हैं। तो दैतिक समूह जो इससे विपरीत, क्योंकि चार्ल्स कूले ने ऐसे समूह बता दिए, लेकिन समाज में जो है बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने देखा कि इससे ठीक विपरीत वाले जो हैं वो समूह भी देखने को उन्हें समाज में मिले, तो उन्हें जो है दैतिक समूह का नाम दे दिया गया। अब तीसरे प्रकार के जो हैं अर्ध प्राथमिक, जो ना तो पूर्ण रूप से प्राथमिक हैं और ना पूर्ण रूप से दैतिक हैं, जिसमें हमें प्राथमिक और दैतिक के दोनों गुण हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे समूह को क्या कहा गया, अर्ध प्राथमिक समूह। तो सामाजिक संबंधों के आधार पर प्राथमिक समूह, दैतिक समूह और अर्ध प्राथमिक समूह। तो आज मैंने जो पढ़ाया है आपको स्टूडेंट्स, वो है हमारा सामाजिक समूह के प्रकार, वर्गीकरण हमने आधार पढ़ा, जिसमें हमने 7 प्रकार के जो हैं समूहों की बात करी है। और अब हम जो है नेक्स्ट क्लास जब होगी मेरी, तो हम जो पढ़ेंगे डिटेल में प्राथमिक समूह, दैतिक समूह और प्राथमिक और दैतिक समूह में अंतर, क्योंकि ये इसमें जो सबसे मोस्ट क्वेश्चंस जो हमारा बनता है वो प्राथमिक और दैतिक समूह पर बनता है। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं प्राथमिक और दैतिक समूह के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।